सोचिए, दो भव्य मंदिर, दोनों में गूंज रही है हरे कृष्ण हरे राम की धुन। दोनों एक ही भगवान के सेवा में लगे हुए हैं, एक ही भक्ति में लीन है। फिर भी पिछले 20 सालों से एक कानूनी विवाद में उलझे हुए हैं कि आखिर बेंगलुरु का हरे कृष्ण मंदिर किसका है। और अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर सुनाया है एक स्प्लिट वर्डिक्ट, यानी दो जजों की बटी हुई राय। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इस पूरे इस्कॉन मुंबई बनाम इस्कॉन बेंगलुरु मंदिर का स्वामित्व विवाद, यानी कि प्रॉपर्टी ओनरशिप की अंदरूनी कहानी को समझने वाले हैं। इसका कानूनी पहलू क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला क्या है, और सबसे जरूरी अब होगा क्या। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह केस केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, कानून और विश्वास के टकराव की भी मिसाल बनती है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं धून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। यह विवाद सिर्फ एक संपत्ति या फिर जमीन का नहीं है, यह आस्था, नेतृत्व और पहचान की लड़ाई है। इस विवाद के केंद्र में है भारत का एक बेहद प्रसिद्ध मंदिर, हरे कृष्ण मंदिर, जो बेंगलुरु के हरे कृष्ण हिल्स पर बना हुआ है, हरे कृष्ण पहाड़ी पर बना हुआ है। मुख्य सवाल यह है कि क्या यह मंदिर एक स्वतंत्र संस्था है जो इस्कॉन बेंगलोर के अधीन है, या फिर यह केवल इस्कॉन मुंबई की ही एक शाखा है। सालों की सुनवाई के बाद भी जवाब अभी तक अधूरा है। अब बात करते हैं विवाद की शुरुआत की। विवाद कब से और कैसे शुरू हुआ। इस्कॉन बेंगलोर की स्थापना जो है वो 1978 में हुई थी। कर्नाटक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत इसको किया गया था। मतलब जो कर्नाटक का, उस स्टेट का जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। फिर 1988 में बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इन्हें लगभग 6 एकड़ भूमि दी, जिस पर बनाया गया आज का भव्य हरे कृष्ण मंदिर परिसर। दूसरी ओर इस्कॉन मुंबई की श्री प्रभुपाद ने की थी उसकी स्थापना, और यह संस्था रजिस्टर्ड हुई है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, जो मतलब केंद्र का कानून है, उसके तहत, तथा बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत इसको रजिस्टर किया गया। मुंबई शाखा जो है वो इस्कॉन की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों की मुख्य संस्था रही है। लेकिन जब बेंगलुरु मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ने लगी, प्रसिद्धि में उछाल आया, तो यहीं से शुरुआत हुई स्वामित्व को लेकर, यानी कि ओनरशिप को लेकर खींचतान। अब बात करते हैं मुकदमे की यात्रा के बारे में। साल 2001 में इस्कॉन बेंगलोर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और 3 मांगे की। पहला, कि वो बेंगलुरु मंदिर की एकमात्र स्वामी और प्रशासक है। दूसरा, कि इस्कॉन मुंबई का उस पर कोई अधिकार नहीं है। और तीसरा, मुंबई संस्था को उसके कामकाज में दखल देने से रोका जाए। 2009 में ट्रायल कोर्ट ने फैसला इस्कॉन बेंगलोर के पक्ष में सुनाया और घोषित किया कि जो मंदिर का स्वामित्व है, यानी कि इस्कॉन बेंगलोर की टेंपल की जो ओनरशिप है, वो इस्कॉन बेंगलोर के पास ही है। लेकिन इस्कॉन मुंबई ने कर्नाटक हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील की, जहां पर 2011 में फैसला पलट दिया गया और हाई कोर्ट ने कहा कि बेंगलुरु संस्था मुंबई की संस्था की एक शाखा है। मगर मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ और यहां से मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने। और आखिरकार मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के अंदर कहा कि इस्कॉन बेंगलोर एक स्वतंत्र कानूनी संस्था है और हरे कृष्ण मंदिर की मालिक भी यही है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था, ट्रायल कोर्ट बेंगलोर का जो फैसला था, उसको दोबारा से बहाल कर दिया और हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। यह फैसला इस्कॉन बेंगलोर के लिए एक बड़ी जीत माना गया। मगर कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों आया, उसको भी समझने की जरूरत है। रिव्यू पिटीशन क्यों फाइल की गई। लेकिन इसके बाद इस्कॉन मुंबई ने रिव्यू पिटीशन, यानी कि पुनर्विचार याचिका, सर्वोच्च न्यायालय के सामने दाखिल की। यानी सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वो अपने ही निर्णय पर दोबारा विचार करे। संविधान के अनुच्छेद 137 यानी कि आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है
कि यदि किसी निर्णय में स्पष्ट त्रुटि हो, यानी कि एरर अपेरेंट ऑन द रिकॉर्ड हो, फेस पर ही देखने से ही पता चल जाए कि कोई गलती है, तो वो उसे या उस पर पुनर्विचार कर सकती है। अब सवाल यहां पर था कि क्या इस मामले में ऐसी कोई त्रुटि थी? इसी पर शुरू हुई अगली सुनवाई। बात करते हैं दो जजों के स्प्लिट वर्डिक्ट की। ये याचिका सुनवाई के लिए एक 2 सदस्यीय पीठ 2 जजों की बेंच के सामने आया, जिसमें थे जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ए.जी. मशी। और यहीं से हुआ मामले के अंदर नाटकीय मोड़ शुरू। जस्टिस माहेश्वरी बोले कि यह मामला खुली अदालत में दोबारा सुना जाना चाहिए, कि मतलब इस मामले पर इसको दोबारा से रीओपन करना चाहिए, इसके अंदर दोबारा से सुनवाई होनी चाहिए। जबकि जस्टिस मशी ने कहा कि नहीं, जो फैसला मई के 2025 के अंदर आया वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, मामला खत्म है। नतीजा क्या हुआ? दोनों की राय बटी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्प्लिट वर्डिक्ट आया, बटा हुआ फैसला आया। यानी एक जज ने कहा कि हाँ, दूसरा बोला नहीं। और जब सुप्रीम कोर्ट की पीठ में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो मामला मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाता है, और अब आगे वही तय करने वाले हैं कि इस पर नई बड़ी पीठ बने या फिर ना बने। अब बात करते हैं कि स्प्लिट वर्डिक्ट का यानी कि बटे हुए फैसले का जो कानूनी मतलब है वो क्या होता है। आखिर ये स्प्लिट वर्डिक्ट होता क्या है, इसको समझते हैं। सरल शब्दों में अगर हम बताएं तो जब सुप्रीम कोर्ट के 2 जज किसी मुद्दे पर एकमत नहीं होते हैं तो फैसला टल जाता है और मामला सीजीआई के समक्ष भेजा जाता है। और ऐसे मामलों के अंदर तब सीजीआई तय करते हैं कि या तो मामला किसी बड़ी पीठ यानी कि 3 या फिर 5 जजों की पीठ को सौंपा जाए, या फिर पहले के निर्णय को ही बरकरार रखा जाए। मतलब या फिर ऑप्शन ये भी है कि जो मई में फैसला आया था उसे बरकरार रखा जाए। यानी इस केस की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है और ये अब अगले स्तर पर जाएगी। अब आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपको लगता है कि इस्कॉन बेंगलोर को स्वतंत्र माना जाना चाहिए या फिर इस्कॉन मुंबई को पूरे संगठन का केंद्रीय अधिकार मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा हरे कृष्णा। भगवान राम के भी अनुयायी हैं तो लिख दीजिएगा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा जरूर, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब इस पूरे मसले के कानूनी विश्लेषण को समझते हैं, गहराई से इसकी कानूनी समझ को परखते हैं। यह कानूनी विवाद क्यों इतना इंपॉर्टेंट है यह समझना बहुत जरूरी है। भारत में जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है ना, जो सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन का जो कानून है, उसके तहत हर सोसाइटी एक स्वतंत्र जो है वो कानूनी इकाई होती है, इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी होती है। इसका मतलब है कि वो संपत्ति रख भी सकती है, अनुबंध भी कर सकती है और अपने नाम से मुकदमे लड़ भी सकती है। अब जब इस्कॉन बेंगलोर जो है वो 1978 में खुद रजिस्टर्ड हुई है और मंदिर की भूमि भी उसी के नाम पर आवंटित हुई है, इसलिए कानूनन उसका स्वामित्व उसी संस्था के पास रहेगा। लेकिन इस्कॉन मुंबई की बात करें तो उसका दावा था कि जो बेंगलुरु है वो केवल उसकी शाखा है, ब्रांच है, इसलिए मंदिर की संपत्ति वास्तव में इस्कॉन मुंबई की होनी चाहिए। मगर रिकॉर्ड में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि बेंगलुरु इकाई मुंबई की अधीनस्थ शाखा है। यही बात सुप्रीम कोर्ट के 2025 का जो मई वाला निर्णय है उसमें निर्णायक बनी थी कि इस्कॉन बेंगलोर एक अलग संस्था है जिसकी अपनी व्यवस्था और स्वतंत्र अस्तित्व है। अब बात करते हैं इस फैसले के वाइडर इंप्लीकेशन क्या होने वाले हैं, इस फैसले का व्यापक प्रभाव क्या होने वाला है। यह केस केवल इस्कॉन तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में धार्मिक संस्थाओं के प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि ओनरशिप राइट्स और संरचना को प्रभावित कर सकता है। अगर हर क्षेत्रीय संस्था को शाखा माना जाएगा तो स्थानीय मंदिरों की है वो स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, और अगर हर मंदिर को स्वतंत्र कर दिया तो राष्ट्रीय धार्मिक संगठनों में एकता और संरचना बिखर भी सकती है। ये भी एक पहलू है। लेकिन ये केस तय करेगा कि भारत में आस्था और कानून के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अब बात करते हैं इस मामले के करंट स्टेटस की और आगे क्या हो सकता है उसको समझते हैं। फिलहाल इस स्प्लिट वर्डिक्ट के बाद मामला मुख्य न्यायाधीश के पास चला गया है। अब वो तय करेंगे कि या तो इस पर कोई बड़ी पीठ बनाई जाए या फिर पहले का निर्णय जो मई 2025 का निर्णय है जिसमें ओनरशिप इस्कॉन बेंगलोर की ही बताई गई है वही बहाल किया जाए।
तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट का मई 2025 का अभी बीच के दौरान जब तक सीजीआई की तरफ से फैसला नहीं लिया जाता कि दोबारा सुनवाई होगी बड़ी पीठ के सामने या फिर पुराना फैसला बहाल नहीं किया जाता, तब तक के इस बीच के टाइम में जो मई 2025 का फैसला है जिसमें इस्कॉन बैंगलोर को स्वतंत्र मालिक बताया गया था वही मान्य रहने वाला है। यानी फिलहाल बेंगलुरु का हरे कृष्ण मंदिर इस्कॉन बैंगलोर के अधीन ही रहेगा। तो अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। आखिरकार ये जो विवाद है केवल एक कानूनी मामला नहीं है बल्कि इस बात का भी प्रतीक है कि भारत में आस्था, संस्था और कानून कैसे आपस में इंटरलिंक्ड है, जुड़े हुए हैं। इस्कॉन केस हमें यह भी याद दिलाता है कि कभी कभी आध्यात्मिक एकता के बीच में संस्थागत विभाजन भी आ जाता है और ऐसे में अंतिम शब्द किसका होता है? कानून का होता है, लॉ का होता है। यह फैसला तय करेगा कि आने वाले समय में भारत की धार्मिक संस्थाएं अपने अधिकार और स्वायत्तता कैसे परिभाषित करेंगे। और अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट को इस बेंच की सुनवाई के लिए, इस केस की सुनवाई के लिए बड़ी पीठ गठित करनी चाहिए या फिर इस्कॉन बैंगलोर की स्वतंत्रता को ही अंतिम मानना चाहिए? इस पर आपका क्या विचार है? लीगल ओपिनियन के साथ बताइएगा, अपने पीछे की सोच के साथ बताइएगा अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आपको इस तरीके के गहरे कानूनी विश्लेषण पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हाइप करिएगा, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आपको हमारे सेशन कैसे पसंद आते हैं, ताकि आप हर बड़े सुप्रीम कोर्ट फैसले की सरल व्याख्या को सबसे पहले देख पाएं। अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी आपको हमारी वेबसाइट doonlawmentor.com से भी मिल जाएगी। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। हरे रामा, हरे कृष्णा और साथ ही जय हिंद।